Hello, my dear students. How are you? I hope आप सभी बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था और किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सप्रेस करने का जो वे है वो मैंने आपको बताया था। आज इस क्लास में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में अगर हमें किसी भी रिएक्शन का रेट पता करना है तो हम जनरल किसी रिएक्शन का रेट उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बताते हैं। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू भी हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसीडर करते हैं। तो आइए देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ एक्टिव मास पर। लॉ ऑफ एक्टिव मास जो होता है जिसको गुलबर्ग और वागे ने दिया था, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग और वागे ने लॉ ऑफ एक्टिव मास सजेस्ट किया। इसके अनुसार जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं 2A प्लस 3B और कोई प्रोडक्ट बनता है। लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है कि ऐसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और उनकी रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक की पावर पर और रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक पावर कोफिशिएंट पर डिपेंड होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम ए के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ हम इसको आर और आर की जगह सिंपल आर लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट कंसीडर करें with the respect of A, concentration of A, तो this is A की पावर 2। और इसी तरीके से अगर हम B की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर इस रिएक्शन का रेट कंसीडर करते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन B और पावर 3। अब हम इसको अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2 एंड B का पावर 3। यानी रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन का पावर 2, रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन का पावर 3। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां मान लो यहाँ तो हमें कुछ मोल दिया हुआ है। अब मान लेते हैं हम यहाँ x, A के मोल x है और B के मोल y है और यहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को हम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A का कंसंट्रेशन पावर x और B का कंसंट्रेशन पावर y। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। दिस इज के कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या इसी को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या
वेलोसिटी कांस्टेंट नाम देते हैं। तो यहाँ इसको लिखते हैं हम a का पावर x और b का पावर y। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। इसी को हम रेट लो एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअल में रेट लो एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि when rate of reaction is represent in the terms of concentration of reactant, in the terms of concentration of reactants and power of and stoichiometric power of their concentration is called rate law expression. तो रेट लो एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं when rate of reaction is represented in the terms of concentration of reactant and stoichiometric power of their concentration is called rate law expression। इसे हम रेट लो एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये 2 और ये 3, ये A का कंसंट्रेशन A के 2 मोल यानी A का स्टोइकियोमेट्री 2, B का स्टोइकियोमेट्री 3 है। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो पावर के फॉर्म में लिखी जाती है। तो इस तरीके से हम रेट लो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअल में ये रेट लो हमें क्या बताता है? रेट लो हमें बताता है कि रिएक्शन जो है ये किस ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो हम इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए और बी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो हम इसको लिख देते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक x और इसका तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक लिख देते हैं x प्लस वाई। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ x प्लस वाई क्या है, ये x और y क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ x is the order of reaction या stoichiometric of reaction, order of reaction with respect to concentration of A, y is equal to हम कह सकते हैं order of reaction with respect to the concentration of B, और x प्लस वाई को हम कह सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई को हम जो है यहाँ n लिख देते हैं, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
इसी फॉर्मूले को हम R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ए, इस फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन order of reaction is the sum of stoichiometric of reactants। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो रिएक्टेंट की पावर का इज द सम ऑफ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी जैसे हम कहें कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2AB + 3B और कोई प्रोडक्ट बनता है, आपसे कहा जाता है इस रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है n का वैल्यू अगर हम इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं तो A का स्टोइकियोमेट्रिक 2 और B का स्टोइकियोमेट्रिक 3, तो 2 + 3 = 5, यानी ये 5 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि हम सिर्फ रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को देखकर नहीं बता सकते। हो सकता है ये हमें 5 ऑर्डर की रिएक्शन दिखाई देती है लेकिन इसका ऑर्डर 1 हो 2 हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये हमारा जो है इसका वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0, कुछ भी हो सकता है। यानी हम रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट्स हमने यहाँ लिखा था। तो ये जो है ये हमारा गलत है क्योंकि इस फॉर्मूले से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा लॉ ऑफ एक्टिव मास के बेस पर है, बट लॉ ऑफ एक्टिव मास जो है सभी रिएक्शन पर लागू नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इस फॉर्म में नहीं निकाल सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ऐसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सपोज करो यही रिएक्शन
हमसे कहता है इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, तो दिस इज रेट लो एक्सप्रेशन। इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। बट हो सकता है रेट लो एक्सप्रेशन अगर ये है तो यहाँ x प्लस वाई हम दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का सम कर देते हैं और हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 5 आता है। लेकिन हो सकता है कि जब हम इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखें तो हो सकता है कि A की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो और B की कंसंट्रेशन जो है वो 3 हो, या B की कंसंट्रेशन जो है 3/2 हो। तो एक्चुअल में अब हम इस रिएक्शन का ऑर्डर जब निकालते हैं तो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ रेट लो एक्सप्रेशन के बेस पर ही बता सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर ए का कंसंट्रेशन जो गिवन होगा, बी का कंसंट्रेशन जो गिवन होगा, उसी का हम सम करेंगे तो ये 3/2 और ये 2 और 1 + 3 यानी 4/2 = 2, यानी हम कहेंगे ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम किसी रिएक्शन का जानना चाहते हैं तो हमें उस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग अगर हम उस किसी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये मान्य नहीं है, ये गलत हो जाता है। कुछ रिएक्शंस के लिए तो ठीक होता है, लेकिन अधिकांश रिएक्शंस, मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए जो है ये मान्य नहीं है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जांच करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका पता करना है, तो हमें उसका जो है रेट लो एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। हमें पता, जैसे हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड rate of reaction and order of reaction for following 2a plus plus 4b equal to product. The order of concentration A, the order of concentration A is half and the order of concentration B is 2. तो अगर हम जनरली इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं
तो रेट लो एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का जो लिखा जाएगा वो हम लिखेंगे R इक्वल टू K A की पावर 2 एंड B की पावर 4। बट अब हमसे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जब पूछा जाता है, तो जब हमसे ऑर्डर पूछा जाता है दिस रेट लो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लो, लेकिन हमें जब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया गया, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया, तो एक्चुअल में इसका रेट लो एक्सप्रेशन ये नहीं होगा, एक्टिव मास लो के बेस पर नहीं होगा। इसका रेट लो एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए की पावर 2 और बी की पावर 2। तो अब जब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो अलग होगा, और इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 2.5 यानी हाफ यानी 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5 आएगा। इससे निकालेंगे 2 प्लस 6 ऑर्डर आएगा, जबकि यहाँ 2.5 इसका ऑर्डर आएगा। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन ही उस रिएक्शन के ऑर्डर को बता सकता है। यानी अगर हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं तो हमें उसके रेट लो एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और हम रेट लो एक्सप्रेशन जनरली जो है एक्टिव मास लो के बेस पर नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है क्योंकि रेट लो एक्सप्रेशन जो है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जब तक हमें रिएक्टेंट का एक्चुअल कंसंट्रेशन पता नहीं होगा तब तक हम जो है ऐसी रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो यहाँ आपको ये बात जानना जरूरी है जैसा मैंने आपको बताया कि किसी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर n इस फॉर्म में हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ के एक मैंने बताया रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये रेट कांस्टेंट एक्चुअल में इसकी यूनिट हमें ये डिसाइड करती है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में भी रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, अगर हम यहाँ k की यूनिट निकालें, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें बताती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो k इज इक्वल टू r अपॉन रिएक्टेंट का पावर n, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं रिएक्टेंट का पावर n। अब यहाँ अगर मुझे k की यूनिट निकालनी है तो यहाँ मुझे r यानी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमें पता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम जनरली मोल पर लीटर, जैसा मैंने बताया था रेट ऑफ
रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ इन यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जो है वो चेंज होता है। तो हम दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मैंने आपको बताई थी, जनरली हम मोल पर लीटर में और सेकंड इनवर्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बचता है हमारे पास रिएक्टेंट। तो यहाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की हम मोल पर लीटर में लिखते हैं एंड पावर एन, इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। यहाँ इसको मोल पर लीटर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स आती है। एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां से सपोज आप हमारे पास, तो हम के की यूनिट्स हमें ये बता देती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ एन का वैल्यू हम जीरो रख देंगे। तो यहाँ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 0 माइनस एन सेकंड इनवर्स, तो ये हमारे पास होगा मोल पर लीटर, सॉरी 1 माइनस 0, एन का वैल्यू हम 0 लिख देंगे। तो ये बचता है हमारे पास मोल पर लीटर का मतलब मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स दिया गया है तो हम पता कर सकते हैं कि ये एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखना है तो हम लिखते हैं मोल पर लीटर, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 1 माइनस 1 यानी ये जीरो हो जाएगा। सेकंड इनवर्स तो ये जीरो की पावर मोल जीरो लीटर जीरो, यानी ये बचेगा हमारे पास सेकंड इनवर्स। टाइम अगर मिनट में दे दो तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, टी में दे दे तो टी इनवर्स, टाइम इनवर्स कर देंगे हम उसको। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमारे पास जो के का यूनिट होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेकंड इनवर्स दे दे, इसका मतलब है कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स होगा। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं तो मोल पर लीटर और 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास मोल पर लीटर 1 माइनस 2 यानी -1 सेकंड इनवर्स, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स नहीं होके प्लस हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से के की यूनिट को मेजर करके हम जो है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं कि अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट क्वेश्चन में दी गई है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से आप देख सकते हो कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का रहने वाला है। तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बता सकते हैं। यहां आपसे कहा जाता है
फाइंड आउट द order of reaction. Find out the order of reaction 2a plus 3b 2a plus 1.5b या 3/2b चेंज इन प्रोडक्ट। तो जनरल अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालने के लिए दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक का सम कर देते हैं। 5/2 2.5। लेकिन आपसे कहा कि अगर इसका रेट कांस्टेंट, अब रेट को एक्सप्रेशन आपको इस इक्वेशन का ये दिया गया है कि ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन आपको 0.5 या 1/2 दी गई है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन ये दिया गया है तो फिर हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास लो से नहीं निकालकर हम उसके रेट लो एक्सप्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को काउंट करेंगे और यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 0.5 = 1.5 होगा। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है तो फर्स्ट आपको उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन और एक्टिव मास लॉ एक्सप्रेशन जो है वो दोनों डिफर हो सकते हैं। तो बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू ही हम जो है रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।